हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे प्रासरण और प्रासरण दाब। इसको जानने से पहले हम जानेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली होता क्या है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे आपको फिगर से समझाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप अर्धपारगम्य झिल्ली एक झिल्ली है, तो हम समझते हैं जितने भी जंतु के शरीर में झिल्ली या कोशिका पाई जाती है उसके चारों तरफ एक झिल्ली लगा होता है, उसी को अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, जो कोशिका है, चाहे जंतु कोशिका हो, जितना भी जंतु है, उनके कोशिका के बाहर बीच में केंद्र होता है, किनारे किनारे एक झिल्ली लगी होती है, उसी को कहा जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इसको कहा जाता है। अब ये झिल्ली की खासियत क्या है कि ये कुछ ही चीजों को अंदर आने देती है, सभी को अंदर नहीं आने देती, न सभी को बाहर जाने देती, इसलिए इसका नाम रखा गया है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो हम इसे कहते हैं इसलिए अर्धपारगम्य झिल्ली। ऐसे हमारा यहाँ पे हमें इसका जरूरत पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये प्रासरण की क्रिया इसी के चलते हो पाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली के चलते। अब यहाँ पे प्रासरण की क्रिया के लिए हम इसको समझेंगे कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली करता क्या है कि कुछ ही चीज़ों को आने देने देता है, सभी को आने जाने नहीं देता है। लेकिन हम यहाँ पे पूरा चैप्टर का नाम ही विलयन है, तो हम विलयन से संबंधित करके इसे पढ़ेंगे। आप मान लीजिए एक बर्तन लीजिए, डब्बा, उसके दो भाग कर दीजिए, बीच में आप लगा दीजिए अर्धपारगम्य झिल्ली, एसपीएम लगा दीजिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर आप विलयन ले लीजिए और इधर आप केवल शुद्ध विलायक ले लीजिए। मतलब विलयन का मतलब इसमें क्या रहेगा, विलायक भी रहेगा और प्लस में विलेय भी रहेगा इसमें। तो यहाँ पे इसकी खासियत क्या है कि यह एसपीएम केवल विलायक के अणु को ही इधर आने देता है, इस विलयन के अणु को आने नहीं देता है। विलयन के विलेय को, मतलब ये केवल विलायक के अणु को ही जाने देता है, विलेय के अणुओं को नहीं जाने देता है। तो अब बात आई कि विलयन में भी तो विलायक है, तो क्या ये भी इधर जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे नियम है अर्धपारगम्य झिल्ली या प्रासरण का नियम है कि प्रासरण की क्रिया केवल निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। यहाँ पे देखा जाए तो विलेय भी मिला है इसमें, तो इसकी सांद्रता अधिक है, यानी इधर साइड में अधिक सांद्रता है, इधर साइड में सांद्रता कम है, यानी कम सांद्रता। सांद्रता क्या है? विलयन में पोषित विलेय की मात्रा। यहाँ पे तो कोई विलेय ही नहीं है, तो इसकी सांद्रता है ही नहीं, केवल विलायक ही है। यहाँ पे विलेय है तो यहाँ पे सांद्रता अधिक है। तो केवल प्रासरण का नियम है कि वो केवल विलायक अधिक सांद्रता, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ही ये प्रवाहित होता है, प्रयोग से भी देखा गया। तो चलिए हम अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में जान लें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैसी झिल्ली जिससे होकर केवल विलायक के अणु ही गुजर सकते, विलेय के अणु नहीं। अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है एसपीएम। जैसे में आप चर्म पत्र ले लीजिए, चमड़ा का पेपर, जिसको पार्चमेंट पेपर कहा जाता है, सेलोफेन, कॉपर, फेरोसाइनाइड, इनकी झिल्ली लगाइए। चर्म पत्र मतलब किसी चमड़े की झिल्ली लगाइए, ये सब वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो हो गया। अब हम जानेंगे परासरण के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे परासरण क्या होता है। परासरण तो वही चीज है, यहाँ पे समझना है कि जब अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु होकर प्रवाहित होते हैं शुद्ध विलायक से विलयन की ओर। ध्यान रहे, परासरण क्या है? तो जब अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, यानी यहाँ पे केवल विलायक ही लिया गया, इसलिए इसको शुद्ध विलायक कहा जाता है। यहाँ पे दोनों का मिश्रण है, इसलिए इसको विलयन कहा जाएगा, इसको शुद्ध नहीं कहा जाएगा। तो शुद्ध विलायक जब विलयन की ओर प्रवाहित होगा अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि आप यहाँ पे सांद्र विलयन लीजिए और यहाँ पे आप ले लीजिए तनु विलयन, तो भी होगा। तनु विलयन से किधर की ओर होगा? सांद्र विलयन की ओर। इसका नियम यह है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परासरण होता है। तनु विलयन में क्या होता है? कम मात्रा में विलेय होते हैं। सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में विलेय होते हैं। तो जिसमें कम विलेय है उसी के विलायक के अणु जाएंगे, विलेयक नहीं जाएंगे, केवल विलायक के अणु जाएंगे। इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, या बोलिए तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को परासरण कहा जाता है। तो अब हम लोग परासरण हो गया। अब परासरण से संबंधित एक दाब आता है। परासरण की क्रिया दाब के चलते होती है, तो उसको दाब को परासरण दाब कहा जाता है, उसको जानेंगे।
तो अब हम लोग देखेंगे परासरण दाब। परासरण दाब क्या है कि जैसे मान लीजिए, अब हमें समझ में आएगा यहाँ पे कि क्यों विलायक के ही अणु विलयन की ओर जाते हैं, विलयन के विलायक क्यों नहीं इधर आते हैं, या विलयन के विलय के अणु इधर क्यों नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम जानते हैं कि सारा जितना भी अणुसंख्यक गुणधर्म है सब अवाष्पशील विलय के चलते ही प्रभावित उत्पन्न हुआ है। सभी अणुसंख्यक गुणधर्म अवाष्पशील विलय के चलते। अब जब भी विलय डाल देंगे अवाष्पशील तो इसके वाष्प जो है बहुत कम बनेंगे, और जो शुद्ध में है उसका वाष्प ज़्यादा बनेगा। तो जो शुद्ध विलायक है पीए इसको माना जाए, उसका दाब जो विलयन में उपस्थित उसका विलयन का जो वाष्प दाब होगा विलय के मिलाने के चलते वो कम होगा, पीएस लेस देन पीए होगा, मतलब विलायक का वाष्प दाब से कम होगा, क्योंकि इसका वाष्प कम बन रहा है, इसका वाष्प ज़्यादा बन रहा है। तो निश्चित है इसका वाष्प दाब ज़्यादा है तो इसका दबाव ज़्यादा है, तो इसके विलय के अणु इधर आना शुरू कर देंगे, इंटर करना। तो अब ये प्रवाहित हो रहा है, तो इस कारण से ऐसा हो रहा था। ऊपर वायुमंडलीय दाब कितना होता है 1 atm, तो ये 1 atm के बराबर जल्दी हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा इसलिए इधर वाले ही आएंगे। तो वायुमंडलीय दाब होता है 1 atm बाहर वातावरण का दाब। हमें क्या करना है, विलायक कणों के प्रवाह को रोकना है। तो रोकने के लिए जो हम दाब लगाएंगे वही होगा परासरण दाब। आप क्या कीजिए, इधर से जो आ रहा है विलायक इसको रोकना है, तो यहाँ पे हम एक अतिरिक्त दाब लगा देंगे अलग से अपनी ओर से बाहर से, पाई परासरण दाब जिसको कहा जाता है परासरण दाब। तो जो हमने ये अतिरिक्त दाब लगाया वही है परासरण दाब। ये क्या करेगा, विलायक के अणुओं को इधर आने से रोक देगा, बंद हो जाएगा रुकना आना इनका। तो अब इसी को कहा जाता है परासरण दाब। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि विलायक के अणुओं का एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में जाने से रोकने के लिए, ये विलायक के अणु विलयन में जा रहे हैं, इसको हमें रोकना है। तो रोकने के लिए विलयन पे जो हम अतिरिक्त दाब लगा रहे हैं वही होगा परासरण दाब। तो पहले से पी एटीएम है, यानी एटीएम में इनका परासरण दाब है, इनका दाब अलग है, इसका दाब अलग है, इसका दाब अधिक होता है इसलिए इधर आ रहे हैं। इसको रोकना है, इधर लगा दीजिए, एक अलग सा ऊपर से दाब लगा दीजिए, ऑटोमेटिक ये रुक जाएगा। तो इस घटना को कहा जाता है, घटना नहीं, जो हमने दाब लगाया उसे कहा जाएगा परासरण दाब। एक और पॉइंट कि विलायक के जो अणु है हमेशा विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह करते हैं, यानी जिधर कम मात्रा में है यानी केवल विलायक है, और जिधर विलयन अधिक सांद्रता उधर जा रहे हैं। अब हम लोग परासरण दाब का व्यंजक देखेंगे, गणितीय रूप, जिसमें हम परासरण दाब का फॉर्मूला देखेंगे। चलिए उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम परासरण दाब का व्यंजक देखेंगे। परासरण दाब का व्यंजक आप प्रायोगिक तौर पे जाएंगे तो क्लास 11 में बॉयल का नियम, वन टफ का नियम, फिर से ये सब नियम जो आपने सुना होगा, उसके अनुसार पाई समानुपाती 1/t, 1/v, पाई समानुपाती n, पाई समानुपाती c, पाई समानुपाती t होता है। तो उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे मैं एनसीईआरटी ने जो कहा है मैं उसको यहाँ पे डिटेल में लिख देता हूँ। उसने कहा कि तनु विलयनों के लिए प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया है कि परासरण दाब पाई दिए गए ताप T पर मोलरता या मोलर सांद्रण, किताब में केवल सांद्रण दिया है लेकिन समझ लीजिए वहाँ पे मोलरता ही यूज करना है, C के समानुपाती होता है। आपने आगे मोलरता के लिए यम संकेत देखा होगा यहाँ, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी ने इसके लिए C का प्रयोग किया है, मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई समानुपाती C। अब इसको बराबर करेंगे तो हो जाएगा हमारा पाई बराबर CRT, ये एक फॉर्मूला हो गया, पाई बराबर CRT। या अब चूंकि हम लोग जानते हैं C बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन। यहाँ पे हम B लगा देते हैं ताकि स्पष्ट रहे कि ये विलय है। तो हम लिख देंगे या पाई बराबर NB बटा V RT। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला हो गया। कहीं कहीं आपको इस तरह भी देखने को मिल जाएगा पाई V बराबर NRT। तो NBRT या NRT, B नहीं भी दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख भी सकते हैं, B नहीं हटा भी सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब हम लोग निकालेंगे तनु इस परासरण दाब के इस व्यंजक से विलय का अणु भार कैसे ज्ञात किया जाता है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे
आणविक द्रव्यमान पराक्षण दाब से। तो हम लोग क्या जाने अभी कि पाई बराबर एन बी बटा बी आर टी। अब चूंकि हम लोग जानते हैं मोलों की संख्या एन बी बराबर होता है विलेय का दिया गया द्रव्यमान बटा में उसका मोलर द्रव्यमान, इतना हम लोग जानते हैं। इस मान को यहाँ पर रख दीजिए तो पाई बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू भी, यहाँ पे भी आ जाएगा, ऊपर आर टी आ जाएगा। हमें तो एम बी निकालना है, तो आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं या आप फाइनली ये वाला लगाइए, एम बी बराबर डब्ल्यू बी बटे पाई बी इंटू आर टी। इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं निकालने के लिए पराक्षण दाब का। अब हम लोग एक पहले पराक्षण दाब के आधार पर विलयन देखेंगे, समपराश्री, अतिपराश्री, अल्पपराश्री, तब आगे जाके हम कुछ देखेंगे इस पे अंकित उदाहरण। तो यहाँ पे हम देखेंगे पराक्षण दाब के आधार पर पहला विलयन समपराश्री विलयन कहलाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो समपराश्री विलयन का मतलब क्या है, अगर आप दो विलयन लें, एक डब्बे में ये ले लें, एक इस डब्बे में ले लें, इस विलयन में जो भी रखा गया है द्रव, इसका पराक्षण दाब पाई, इसका पाई 1 मान लेते हैं, इसका पाई 2 मान लेते हैं दिए गए ताप पर। यहाँ पे टेम्परेचर आपको फिक्स दिया रहेगा कुछ ना कुछ, मान लीजिए 25 डिग्री सामान्य ताप होता है और कुछ भी हो, तो यहाँ पे ये फिक्स होगा टेम्परेचर। इस पे दोनों का जो पराक्षण दाब है, चूँकि समपराश्री विलयन है, इसका मतलब दोनों का पराक्षण दाब बराबर है, यानी पाई 1 बराबर पाई 2 की बात हो रही है। तो जब दोनों विलयन का पराक्षण दाब बराबर हो तो ऐसे दोनों विलयनों को समपराश्री विलयन कहा जाता है। मतलब अगर इनके बीच में मान लीजिए इस विलयन को इस विलयन के साथ अगर अर्धपारगम्य झिल्ली लगा कर रोक भी देते हैं, दोनों को सटा के, यहाँ पे भी यही पराक्षण पाई 1 और यहाँ पे भी पाई 2, दोनों का पराक्षण दाब बराबर वाला हम रख देते हैं, तो बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दीजिए तो ना इधर विलायक के अणु इधर जाएंगे ना इधर की इधर जाएंगे, यानी पराक्षण की क्रिया नहीं होगी, ये खासियत है। तो मान लीजिए आप इस विलयन में इसी के बराबर पराक्षण दाब वाला एक कोशिका भी डाल देते हैं, जैसे हमारा शरीर का कोशिका, या जैसे किशमिश का बाहरी झिल्ली भी कोशिका का काम करता है, अंगूर, वो सब भी डाल देंगे तो उसमें ना सिकुड़न होगा ना फूलन होगा, ना फूलेगा ना सिकुड़ेगा, जितना है उतना रहेगा। हाँ, लेकिन अन्य में डालते हैं तो देखते होंगे अंगूर फूल जाता है, फिर से किशमिश भी फूल जाता है, चना भी फूल जाता है, तो वो अति पराश्री होते हैं, उसको हम लोग बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे पराक्षण पाई 1 पाई 2 बराबर हो गया। अब आगे क्या बराबर हो जाएगा, पाई 1 है तो C1RT हो जाएगा, पाई 2 है तो C2RT हो जाएगा, इतना हम लोगों ने पढ़ा था। ये दोनों बराबर है तो कट जाएगा समान ताप पे। C1 अब C2 बराबर बचे, C1 बराबर जानते हैं NB बटा V, तो हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे N2 लेते हैं बटा V। आयतन समान है तो ये भी कट जाएगा, नहीं आयतन अलग अलग होगा तो भाई रुकेंगे, क्योंकि आयतन अलग अलग भी हो सकता है। फिर क्योंकि आयतन से लेना नहीं, हमको तो केवल पराक्षण दाब देखना दोनों का। तो यहाँ पे अब हम लोग जानते हैं n बराबर हम लोग जानते हैं W बटा में M, यहाँ पे भी, तो हम B ना करके 1 2 करेंगे, N1 है तो N1, 2 आएगा तो 2 लेंगे, 2 होगा तो 2 ले लेंगे। तो रखें यहाँ पे मान, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, N1 की जगह पे हम W1 बटा में M1 V1 कर देंगे, इधर हो जाएगा W2 M2 V2, और यहाँ से जो भी न्यूमेरिकल्स होगा आगे हम लोग देखेंगे। इन सारी बातों को मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि समपराश्री विलयन क्या है, दिए गए ताप पर समान पराक्षण दाब वाले विलयन को समपराश्री विलयन करते हैं। जब ऐसे विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किए जाते हैं तो उनके बीच पराक्षण नहीं होता है, जिसको मैंने पहले बता दिया। अब विशेष बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जैसे रुधिर कोशिका मतलब हमारा खून एक कोशिका है, लाल रंग का होता है, उसमें स्थित द्रव जो है उसका पराक्षण दाब 0.9% W/V NaCl विलयन के बराबर होता है। यानी हमारे खून में जो द्रव है उसका पराक्षण दाब, और पानी में आप डालिए NaCl कितना, 0.9 ग्राम डालिए W/V, यानी पानी का 100 ग्राम हो
100 ml आयतन हो तो उसमें 0.9 ग्राम नमक हो, तो ये वाला 0.9 का जो इनका जो परासरण दाब होगा वो रक्त कोशिका के बराबर होगा। तो अब बराबर है तो फायदा क्या है, बता रहे हैं यहाँ पे कि इसे अंतःशिरा में अंतःक्षेपित करना सुरक्षित होता है। इंजेक्शन लगाना, हमारे जो नसें हैं अंतःशिरा, इन नसों में इसको अगर इंजेक्शन लगाया जाएगा, अंतःक्षेपित मतलब इंजेक्ट किया जाएगा सुई से, तो कोई प्रभावित नहीं होगा हमारा शरीर। अगर गलत से भी अगर हाई प्रेशर वाला डाल दिया जाए, अगर परासरण दाब अति वाला डाल दिया तो हमारे शरीर फूलने लगते हैं। आपने देखा होगा कई पेशेंट को गलत इंजेक्शन लगा देने के चलते, गलत दवा खा लेने के चलते शरीर फूलने लगता है, कमजोर होने लगता है, एक गलत कारण के चलते होता है। तो ये कारण है। अब हम लोग दूसरा नहीं आगे हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे। तो समप्राशरी विलयन के लिए हमने क्या देखा अभी, एक और पॉइंट कि पाई 1 पाई 2 बराबर होता है। ये घटना हो गया, आप सभी समझ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे दूसरा अतिपराशरी विलयन। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अतिपराशरी विलयन क्या है, यानी 2 विलयन में 1 विलयन का परासरण दाब 1 से अधिक होगा, और इनको जो अगर आप झिल्ली से रोकेंगे लगा के SPM अर्धपारगम झिल्ली, तो जिसका परासरण दाब अधिक है वो इधर की ओर, कम वाले की ओर प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। अब प्रभावित होना शुरू होगा तो जो कम वाला है उसका परासरण जो कोशिका है वो फूल जाएगी। मतलब यदि कोशिका को फूलनी जाएगी, संकुचित हो जाएगी, जिसका परासरण दाब अधिक है उसमें से सारा विलायक निकल जाएगा तो वो पहले से पचक जाएगा। यदि कोशिकाओं को 0.9% W/V से अधिक NaCl विलयन में रखते हैं, अगर कोशिका है रक्त कोशिका, चाहे हमारा रक्त कोशिका हो या कोई भी कोशिका हो, या कोई आप ले सकते हैं, अंगूर ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, वो भी एक कोशिका है। उसको अगर आप NaCl विलयन के 0.9% से अधिक या 0.10, 1%, 2% में डाल देते हैं तो जल से कोशिकाएं बाहर आ जाएंगी, जल कोशिकाओं से बाहर आ जाएंगी। जो रक्त कोशिका या जो भी कोशिका लिया गया उसके अंदर जो भी जल है वो बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस नमक वाले जल का परासरण दाब अधिक है। तो परासरण दाब अधिक है, आपने सुना होगा कि परासरण की क्रिया किधर से होती है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तब वो जो कम कोशिका है उसका जल बाहर की ओर आ जाएगा, उसके विलायक बाहर आ जाएंगे जल, तो कोशिका पहले से पचक जाएगी, बाहर प्रवाहित हो जाएगा और वो कोशिका संकुचित हो जाएगी। अब ऐसा स्वभाव जो भी रखता है विलयन, उस प्रकार के विलयन को अतिपराशरी विलयन कहते हैं। तीसरा आता है अल्पपराशरी विलयन, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि अल्पपराशरी विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। तो इसमें क्या होगा कि 2 पराशरी विलयन लेंगे तो उसमें से एक का परासरण दाब कम होगा, जिसका कम होगा वो अल्पपराशरी विलयन होगा। यदि लवण की सांद्रता 0.9% से कम हो जाए, यानी NaCl जो लिया गया था 0.9% से कम मात्रा वाला लिया जाए, यानी 100 ml पानी लिया गया है तो 0.9 ग्राम से कम नमक डाला जाए, तो जल, अब जो कोशिका इसमें डाला जाएगा तो कह रहा है कि जल कोशिका के अंदर प्रवाहित हो जाएगी। ये जो विलयन है नमक वाला उसका पानी अंदर चला जाएगा। अब उससे क्या होगा, कोशिका फूल जाएगी। तो जिसका कम परासरण दाब है उसके अंदर चला जाएगा पानी। ठीक आ रहा समझ में बात? ऐसे विलयन को कहा जाएगा अल्पपराशरी विलयन। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, उसको मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। यहाँ पे हम अब जानेंगे कि परासरण दाब कैसे एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो हम चूंकि जानते हैं कि पाई बराबर होता है CRT, C बराबर होता है N/V/RT। N क्या है, मोलों की संख्या। अणुसंख्यक गुण क्या कहता है कि मुझे इससे लेना देना नहीं कि वो विलय क्या है, विलय कैसा है, विलयन कैसा है, विलय की प्रकृति से कोई लेना देना नहीं। बस वो देखता है कि कितने मोल्स ऑफ सल्यूट, कितने विलय के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या मतलब मोलों की संख्या उपस्थित है, उससे लेना देना है। तो यहाँ पे N शामिल है, यानी कहीं ना कहीं पाई किस पे निर्भर करता है, N पर। RT पे निर्भर करता है लेकिन साथ साथ N पे भी करता है, इसलिए ये भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो अतः हम इस बात को यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे तब, अतः परासरण दाब विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय की प्रकृति पर नहीं, इसलिए ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। अब हम लोग क्या करेंगे, आंकिक उदाहरण देखेंगे। तो इससे संबंधित, परासरण दाब से संबंधित हम लोग आंकिक उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे कि एक प्रोटीन है, प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में। तो यहाँ पे आयतन भी बराबर दे दिया 200 सेंटीमीटर क्यूब। हम इसको लीटर में बदल लेंगे क्योंकि लीटर में जरूरी है। तो इसे लीटर में बदलने के लिए
सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ही होता है ml। एक सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है, तो 200 में 200 ml हो जाएगा। इसको बदलने के लिए लीटर में हम भाग करेंगे 1000 से, ताकि ये लीटर में बदल जाए। 000 गया, आएगा 0.2 लीटर। फिर आगे क्या दिया है, चलिए विलेय में 1.26 ग्राम एक प्रोटीन के, अच्छा तो 1.26 ग्राम प्रोटीन है, मतलब विलेय का मात्रा दे दिया WB बराबर, आप प्रोटीन भी यहाँ पे लिख सकते हैं 6 ग्राम पर 300 केल्विन ताप। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी दे दिया आपको T बराबर 300 केल्विन। इस पर विलयन का परासरण दाब भी आपको दे दिया पाई बराबर 2.57 गुणे 10⁻³ बार। आगे क्या दिया, पाया गया प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है, यानी इसी WB यानी जो B है उसका MB निकालना है, मोलर द्रव्यमान। हम लोग जानते हैं कि चूंकि पाई बराबर NB बटा VRT, या इसके जगह पे होता है W बटा में M, या आप लिख सकते हैं WB बटा MB इंटू VRT। हमें MB निकालना है, तो MB बराबर हो जाएगा, या MB बराबर हो जाएगा WB बटे पाई इंटू V इंटू RT। सारे मान यहाँ पे हम रखेंगे, हल करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। WB का मान कितना दिया है 1.26। R का मान कितना दिया है, R का मान हमें लेना पड़ेगा कितना 0.83। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R का मान, यहाँ पे R का मान हम ले लेंगे 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्यों बार लिए, इसका अलग अलग मान होता है। यहाँ पे बार में दिया है इसलिए हम यहाँ पे बार लेंगे। बार में कुछ ऐसा मान आता है, ATM होता तो यहाँ पे 0.0821 होता। तो अब आगे हल करते हैं, इस मान को रखते हैं। R का मान रखेंगे इतना 0.083, T का मान है 300, पाई का मान है 2.57 इंटू 10⁻³ फिर क्या करना है, V का मान कितना दिया है 0.2। तो आप पहले हल कैसे करेंगे, सारे पॉइंट्स हटाइए। तो इस पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे 3000 हो जाएगा, इस पॉइंट्स को ऊपर ले जाएंगे और 0 जाएगा। पॉइंट इसको हटाइए, नीचे 100 आएगा, इसको पॉइंट हटाइए, नीचे 1000 आएगा, और फिर इनका गुणा करके कटाइए। तो बहुत ही सिंपल है, आप करके देख सकते हैं। इसको ऊपर भेजिएगा तो ये 10⁻³ हो जाएगा। फिर इसको मैं कर देता हूँ, आपका काम आसान हो जाएगा। फिर 126 इसको लिख देता हूँ, इसको कटाऊंगा नीचे 1000 आएगा। फिर इसको मैं 83 लिख देता हूँ, इसको कटाऊंगा नीचे 1000 आ जाएगा, गुणे 300। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं हटाऊंगा पॉइंट तो ये 257 हो जाएगा, और इसको ऊपर भेजूंगा तो ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा। इसको पॉइंट हटाऊंगा तो ये गुणे 2 हो जाएगा। तो कितना किया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ से पॉइंट 2 हटाया यानी 1 पर 2 0, यहाँ से 3 हटाया तो 3 0 ऊपर, यहाँ से ऊपर हटाया 2 डबल 0, यहाँ से 1 हटाया तो यहाँ से 0, गुणे 10⁻³ ऊपर चला गया प्लस 3, कटाइए 3 0 से 3 0 गया, और ये डबल 0 से ये गया, यहाँ पे केवल 10 बचेगा, 10 बचेगा, हाँ 10 बचेगा, ये भी कट गया। अब यहाँ पे हम लोग कटा देते हैं किसी मान को भी, फिर से इस मान को आप कटा दीजिए यहाँ से, ये 3000 हो जाएगा, 663 बार में चला गया। फिर इसका गुणा कीजिए, इसका कीजिए, आप लोग कर लेंगे। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 61,022 ग्राम पर मोल आंसर आएगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ से टॉपिक खत्म हुआ NCERT के अनुसार। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे अनुसंध का गुणधर्म यहाँ से खत्म हुआ। अब हम लोग असामान्य मूलक द्रव्यमान देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।